नमस्कार, एग्ज़ाम गुरु एकेडमी के एक और करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज है 7 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में 10 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और धांसू प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो धांसू प्रश्न क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और कुछ अलग टाइप के प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूँ, आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी जो लोग नए हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया? तो देखिए, अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली में किया गया और अभी हाल ही में पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 से 8 दिसंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। और ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्प और परंपराओं को उजागर करता है। याद रखिएगा, जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है, ये बेस्ड किस पे है? जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनकी कला, शिल्प और परंपराओं को उजागर करने के लिए इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया। और देखिए, नए आयोजन में जो नॉर्थ ईस्ट की हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियां थीं, उनको आयोजित किया गया था इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में। देखिए, इस प्रश्न को घुमा के एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव अभी हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं भारत के, उन सबकी कला, शिल्प और परंपराओं को उजागर करना। और दूसरा प्रश्न है कि भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? तो देखिए, भारत को जो है एशिया प्रशांत 2024 के लिए जो ये ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड है, ये श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाओं को उजागर करने के लिए दिया गया है। आपको बता दें, भारत को ये अवार्ड EPFO यानी कि जो आपका प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, तो EPFO की नवाचारी गतिविधियों के लिए दिया गया है। इसमें बहुभाषी कॉल सेंटर, निधि आपके निकट, आउटरीच और ई कार्रवाई के माध्यम से न्याय वितरण और डिजिटल व गैर डिजिटल माध्यमों से प्रभावी हितधारक संचार शामिल है। तो इसीलिए श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं लाने के लिए भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है? तो देखिए, इसका अनावरण किया गया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। और जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूल उपकरण, अन्न चक्र और स्कैन के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। और देखिए, स्कैन पोर्टल जो है, ये सब्सिडी दावों को सिंगल विंडो में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है। तो अन्ना चक्र या अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल, प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया हाल ही में। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये असम राज्य में स्थित है। और देखिए, जो असम वन विभाग है, इसको सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का इस यहाँ पर जो है पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। यानी कि असम राज्य के इस सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य में बंगाल टाइगर को पहली बार देखा गया है। और ये भारत में असम में स्थित जो आपका सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये एक जो है संरक्षित क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल है कितना? 175 वर्ग किलोमीटर। और देखिए, इस सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र को 1998 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। पांचवा है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए कितनी किफायती घरों को बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, उत्तराखंड में जो आवास विकास परिषद है, ये उत्तराखंड सरकार के आदेश पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कम आय वाले परिवार हैं, उनके लिए जो है कुल 16,000 किफायती घर बनाएगा। और ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के अंत्योदय के दृष्टिकोण के अनुरूप है और ये परियोजना किफ़ायती आवास और शहरी विकास पर जोर देती है। और देखिए, उत्तराखंड की बात करें अगर, तो उत्तराखंड के दो राजधानियां हैं। पहला आपकी है शीतकालीन राजधानी देहरादून और दूसरी है ग्रीष्मकालीन भैरसैंण, ठीक है। और देखिए, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर
सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया गया था। और उत्तराखंड का एक और नाम है उत्तरांचल। उत्तराखंड को उत्तरांचल भी कहते हैं हम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। छठवां प्रश्न है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचकर कितनी हो गई है। तो थोड़ी सी दुख की खबर है कि जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है ये दूसरी तिमाही में 2 साल के निचले स्तर 5.4% पर पहुंच गया है। और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है क्योंकि बहुत बड़ा डाउनफॉल है। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी रिपोर्ट जारी की और वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर Q2FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में घटकर 5.4% हो गई है, जो कि Q1 यानी कि Q1 में 6.7% थी। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर दूसरी तिमाही में घटकर कितनी हो गई 5.4%, जो कि बहुत 2 साल का निचला स्तर है। और सातवां प्रश्न है कि गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, गुलामी उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसको हम 2 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। और देखिए, इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 1949 को व्यक्तियों की तस्करी और अन्य के वेश्यावृत्ति के शोषण के दमन कन्वेंशन के अपनाने को चिन्हित करने के लिए की गई थी। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि 2 दिसंबर 1949 को व्यक्तियों की तस्करी और अन्य के वेश्यावृत्ति के शोषण के दमन पर कन्वेंशन के अपनाने के साथ साथ जो है 2 दिसंबर 1949 को 2 दिसंबर को जो है गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है। और आपको बता दें, एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ 2023 का, जो आपका ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स था। इसके अनुसार भारत में 11 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक गुलामी का शिकार हैं, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। तो जनसंख्या हमारे यहाँ सबसे अधिक है तो भाई गुलाम भी अधिक होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। 8 मार्च 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस कौन बन गई है। तो देखिए, इंडिगो एयरलाइंस जो है ये 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस बन गई है। और भारत की जो इंडिगो एयरलाइंस है ये 2024 की जो एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट है, तो इसको इसमें जो है 109 में से 103वां स्थान दिया गया है। और ये रैंकिंग इस कम लागत वाली एयरलाइन को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में शामिल करती है, जिससे इस सर्वेक्षण की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। खैर, जो आपका इंडिगो एयरलाइंस है इसने जो है इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। भैया, एक तो हम सबसे कम पैसे में जो है हवाई यात्रा करा रहे हैं, ऊपर से हमको बदनाम किया जा रहा है। वो वाकई ये रिपोर्ट जो है मतलब इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। देखिए, भारत का एक और एयरलाइन है एयर इंडिया, इसको जो है 61वें स्थान पर रखा गया है इस 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में। तो याद रखिएगा, 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में जो आपका इंडिगो एयरलाइन है इसको 103वें स्थान पर रखा गया है 109 एयरलाइंस की कंपनियों की लिस्ट में। और इसको जो है दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस की लिस्ट में जो है शामिल कर दिया गया है इसी के साथ। 9 है कि 2024 का जो टर्नर पुरस्कार है ये किसने जीता। तो देखिए, जसलीन कौर, नाम से लग रहा है कि ये भारतीय पंजाबी होंगी, लेकिन नहीं, ये रहती कहाँ पे हैं मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, ग्लासगो में इनका जन्म हुआ था जसलीन कौर का, और ग्लासगो में जन्मी स्कॉटिश सिख कलाकार हैं जसलीन कौर। 2024 का टर्नर पुरस्कार इनको मिला है, जो कि समकालीन कला में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। और देखिए, इस पुरस्कार स्वरूप इनको कुल 25,000 यूरो यानी कि लगभग 26.84 लाख की धनराशि मिली है। और देखिए, व्यक्तिगत, राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों की गहरी खोज के लिए जानी जाने वाली जो कि जसलीन कौर हैं, इनको जो है ये पुरस्कार इनके एकल प्रदर्शनी अल्टर के लिए मिला है, जिसमें मूर्ति कला, ध्वनि और संगीत का संयोजन किया गया है, जो कि समुदाय, संस्कृति, धरोहर और उपनिवेश विरोधी संघर्षों पर विचार करता है। तो जसलीन कौर को जो है 2024 का टर्नर पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा इसको। और 10वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने किंझाल नाम का एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया। तो देखिए, जो आपका किंझाल मिसाइल है इसको विकसित किया है रूस ने,
और इसने जो है देखिए रूस का यूक्रेन के साथ जो लड़ाई चल रहा तो उसमें जो है इसने इस मिसाइल को लॉन्च भी कर दिया था, किंझाल मिसाइल को। तो इसलिए ये मिसाइल काफ़ी चर्चा में है। देखिए अभी हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर किंझाल मिसाइल पर हमले का जो है दावा किया। और किंझाल मिसाइल का पूरा नाम है KH-47M2 किंझाल मिसाइल। ये एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। और किंझाल की रेंज कितनी है? 1500 से 2000 किलोमीटर, यानी कि इस मिसाइल से आप 2000 किलोमीटर दूर स्थित किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। और ये 480 किलोग्राम का परमाणु या पारंपरिक पेलोड ले जा सकता है, यानी कि 480 किलो का परमाणु मटेरियल जो है इस मिसाइल में रखकर आप दाग सकते हैं 2000 किलोमीटर तक। तो किंझाल मिसाइल किसने विकसित किया है? रूस ने। और इस मिसाइल को अभी हाल ही में उसने यूक्रेन पर दाग भी दिया है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ही समाप्त होता है और मिलेंगे कल के सेशन में। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि संख्या बढ़ नहीं रही है, संख्या बढ़ाइए। क्लासेस रेगुलर चलेंगी, अब क्लासेस बंद नहीं होंगी आपकी। तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए ताकि संख्या बढ़े और मजा आए पढ़ाने में, ठीक है। क्योंकि देखिए टीचर को पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब क्लासरूम खचाखच भरा हो। तो ये ऑनलाइन क्लासरूम भी खचाखच भर दीजिए। आप लोग मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइए वीडियो को। थैंक यू।